Good morning and this is Manvi Jain. Today in this series of Environment and Ecology, we will discuss about bio-interaction. So basically what is bio-interaction? जब भी living organisms एक दूसरे पर अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड होते हैं या अपने सर्वाइवल अपने फायदे के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटरैक्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायो इंटरैक्शन, क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोसेस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे कई तरह के इंटरैक्शन हम देख सकते हैं, तो बायो इंटरैक्शन जो है वो कई सारे तरह का होता है। फॉर द फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट म्यूचुअलिज्म। अब म्यूचुअल वर्ड का मतलब होता है आपस में, यानी जब दो ऑर्गेनिज्म आपस में कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और दोनों को ही फायदा होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, ये है पॉलिनेटर और ये है कोई फ्लावर। अब ये पॉलिनेटर क्या करेगा, फ्लावर्स को अपने पॉलिनेशन में हेल्प करेगा, उनके रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। दूसरी तरफ ये फ्लावर क्या करेगा, इस पॉलिनेटर को फूड प्रोवाइड करेगा, पॉलिन ग्रेन्स प्रोवाइड करेगा। यानी कि यहाँ पे पॉलिनेटर भी बेनिफिट हो रहा है, उसे फूड मिल रहा है, और फ्लावर भी बेनिफिट हो रहा है क्योंकि उसको पॉलिनेशन में हेल्प मिल रही है। तो दोनों में म्यूचुअल कॉपरेशन है, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने में, इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं म्यूचुअलिज्म। फिर हम देखते हैं कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होता है, वन स्पीसीज बेनिफिट्स अदर इज अनअफेक्टेड, यानी एक को फायदा हो रहा है, दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं काउडंग और बीटल को भी। अब काउडंग पे बीटल्स होते हैं तो काउडंग को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन बीटल्स को रहने के लिए जगह भी मिलती है और फूड भी मिलता है। उसी तरह से फ्रॉग अगर किसी प्लांट पे या वुडन स्टैम पे रह रहा है तो वुडन स्टैम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ्रॉग को रहने के लिए जगह मिल रही है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कमेंसलिज्म। फिर हम देखते हैं कंपटीशन। कंपटीशन वर्ड ही ऐसा है जिसमें किसी को भी, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि दो लोग अगर कॉम्पीट कर रहे हैं तो दोनों को फायदा कभी नहीं हो सकता कंपटीशन में, लेकिन दोनों को नुकसान हो सकता है। तो बोथ स्पीसीज आर हार्म्ड बाय द इंटरैक्शन। अब एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, कहीं पे भी फूड अगर थोड़े से अमाउंट में अवेलेबल है और उसको चाहने वाले बहुत सारे हैं, तो क्या होगा, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म आपस में फाइट करेंगे और फाइट करने में दोनों को ही नुकसान होगा। तो इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं, जो कंपटीशन होता है, यानी कि जब रिसोर्सेस रेयर हो जाते हैं, कंपटीशन बढ़ जाता है, तो दोनों ही स्पीसीज को लॉस होने लगता है वहां पे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंपटीशन। फिर है प्रीडेशन एंड पैरासाइटिज्म। यहाँ पे डेफिनेशन में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। देखो, प्रेडेशन और पैरासाइटिज्म में क्या होता है, कोई एक ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है जो पैरासाइट है, और जो प्रीडेटर है यानी जो अटैक हो रहा है, जिस पर अटैक किया जा रहा है, उसको लॉस होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई मच्छर आपको काट रहा है तो मच्छर को तो फायदा होगा, ठीक है, क्योंकि वो पैरासाइट है, लेकिन आप उसके प्रेडेटर हैं तो आपको क्या होगा, लॉस हो जाएगा। अगर कोई एक लॉयन ज़ेब्रा के ऊपर अटैक कर रहा है तो लॉयन को तो फूड मिल रहा है, वो तो बेनिफिट में है, लेकिन ज़ेब्रा को लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वन गेट बेनिफिट और दूसरे को क्या होगा, लॉस। एक को फायदा और दूसरे को लॉस, किसमें, पैरासाइटिज्म एंड प्रीडेशन। ओके, समझ में आ गया। तो ये था बायो इंटरैक्शन की पूरी प्रोसेस। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म में क्या होता है, वन स्पीसीज इज हार्म्ड व्हाइल द अदर इज अनअफेक्टेड। अभी अपन ने प्रीडेशन में देखा था एक को फायदा दूसरे को नुकसान हो रहा था, लॉस हो रहा था, लेकिन यहाँ पे एक को फायदा नहीं हो रहा है, यानी एक को लॉस हो रहा है, दूसरे को कोई ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा, बट एक को लॉस हो रहा है। वन इज हार्म्ड एंड अदर इज अनअफेक्टेड। यहाँ पे उसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे कि कोई भी इन्वेसिव स्पीसीज होती है, तो इन्वेसिव स्पीसीज को कोई भी लॉस नहीं होता, कोई बेनिफिट नहीं होता, लेकिन उनकी वजह से जो दूसरी स्पीसीज है उन्हें काफी ज्यादा लॉस देखने को मिलता है, तो वो होता है हमारा एमेंसलिज्म, यानी एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा पर दूसरे को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है।
ठीक है, तो ये हमारा पूरा बायो इंटरैक्शन था। अब हम देखते हैं बायोकेमिकल साइकिल्स या बायोलॉजिकल साइकिल्स जो होती हैं। साइकिल का मतलब होता है कोई चीज जहां से जनरेट हो रही है वहीं पर वापस आके खत्म हो जाती है। अब एटमॉस्फेयर में इतने सारे कंपोनेंट्स हैं कि जो भी कंपोनेंट्स हैं वो बन भी रहे हैं और वापस से रिसाइकिल भी हो रहे हैं। बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो रिन्यू होते रहते हैं, रिसाइकिल होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, एनर्जी या कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, ये सारे लार्ज अमाउंट में पूरे एटमॉस्फेयर में अपने आप को रिसाइकिल करते रहते हैं। तो कैसे रिसाइकिल करते हैं? देखिए, बायोलॉजिकल केमिकल साइकिल क्या होती है? एनर्जी फ्लोज थ्रू द इकोसिस्टम ऑफ द ऑर्गेनिज्म to perform various kinds of works and this energy is ultimately lost as heat। इसका मतलब हुआ कि जो एनर्जी है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होती रहती है, लेकिन वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। मीन्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बस कन्वर्ट हो जाती है और वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, तो इस तरह से हम कई सारी साइकिल्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल। इन सारी साइकिल्स की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है लाइफ को सस्टेन करने में। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होती है? इट इज अ बैलेंस एंड स्टेबल एज movement of nutrients from the environment into plants and animals and begin back to the environment is essential for life। यानी कि कोई भी न्यूट्रिएंट प्लांट से हमें मिला या किसी प्राइमरी कंज्यूमर को मिला, उस प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर ने कंज्यूम किया, उसे ट्रेशरी कंज्यूमर ने कंज्यूम किया, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में थे वो एक के बाद एक ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होते जाते हैं। फाइनली जब वो डिकम्पोज होते हैं तो वापस से सॉइल में मिल जाते हैं और सॉइल से वापस से प्लांट में आते हैं। तो ये हमारी पूरी एक न्यूट्रिएंट साइकिल हो जाती है। फिर देखते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल। टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल में क्या होता है? बेस्ड ऑन द रिप्लेसमेंट पीरियड इट इज नोन एज परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट साइकिल। यहाँ पे हम फ्लो चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो परफेक्ट भी हो सकती है, इम्परफेक्ट भी हो सकती है। कैसे? देखो, अगर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेस एज फास्ट एज दे कैन, मतलब न्यूट्रिएंट्स जितनी जल्दी रिप्लेस होंगे, जितनी जल्दी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में प्योरली पहुंच रहे हैं, तो हम उसे बोलेंगे परफेक्ट साइकिल। यानी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई लॉस नहीं है। फिर होती है इम्परफेक्ट साइकिल। अगर इसी का उल्टा देखा जाए, न्यूट्रिएंट्स टाइम पे एक से दूसरे में नहीं पहुंच रहे हैं, तो वो इम्परफेक्ट साइकिल हो गई। फिर उसके मैटर पे बेस करके अगर हम इसे डिवाइड करते तो होती है गैसियस और सेडिमेंट्री। गैसियस क्या होती है? जिसका रिजर्वायर एटमॉस्फेयर या हाइड्रोस्फेयर है, यानी कि जो ऑक्सीजन साइकिल है या कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल है, कार्बन साइकिल है, ये सारी गैसेस हैं जो कि हमें एटमॉस्फेयर से मिल रही हैं और फिर वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही हैं। तो इन साइकिल्स को हम बोल रहे हैं गैसियस साइकिल, जिसमें एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर इन्वॉल्व होता है। फिर दूसरी तरफ होती है सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट का मतलब ही होता है जो अर्थ के क्रस्ट से मिले। तो अगर कोई न्यूट्रिएंट, कोई मिनरल या कोई भी मैटर अर्थ के क्रस्ट से हमें मिल रहा है और वापस से रिसाइकिल होके वहीं अर्थ क्रस्ट में मिल जाता है, तो उसे हम बोलते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। तो गैसियस साइकिल में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वाटर साइकिल को। अब वाटर साइकिल क्या होती है ये तो बेसिकली सबको पता है। देखो, यहाँ पे जो वाटर है, जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, उसमें वाटर बॉडीज में से जो रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, उनमें से इवेपोरेट होता है टेम्परेचर की वजह से। जब इवेपोरेट होगा तो वो कहाँ जाएगा? एटमॉस्फेयर में जाएगा इन द फॉर्म ऑफ गैस या वाटर वेपर। दूसरा, प्लांट्स भी सॉइल में से वाटर को यूज करते हैं, तो अब वो वाटर को जब यूज कर लेते हैं वो भी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू फाइनली कहाँ पे रिलीज हो जाता है? एटमॉस्फेयर में। अब एटमॉस्फेयर में जब वो मॉइस्चर को कंटेन करते हैं, जब वो हैवी पार्टिकल्स हो जाते हैं, तो कंडेंसेशन होता है और कंडेंसेशन के बाद होता है प्रेसिपिटेशन, और प्रेसिपिटेशन के थ्रू जो वाटर यहाँ से इवेपोरेट हुआ था वो वापस से इन द फॉर्म ऑफ रेन उन्हीं वाटर बॉडीज में आके मिल जाता है।
जो ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर जब मेल्ट होते हैं तो वो वाटर भी आके वापस से वाटर बॉडीज में मिल जाता है। यानी जहां से वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में गया था, एटमॉस्फेयर पे सर्कुलेट होके कंडेंसेशन प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस को फॉलो करके वापस से वाटर बॉडीज में आके मिल गया। तो एक कंटिन्यूअस साइकिल चेन जैसी बन गई है, जिसे हमने बोला वाटर साइकिल। फिर उसके बाद हम देखते हैं कार्बन साइकिल। अब कार्बन साइकिल में क्या होता है, देखो डायग्राम को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ पे कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वहां से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड को वो यूज करते हैं, उसके बाद जो कार्बन प्लांट्स में स्टोर हो जाता है, वही कार्बन जब ये प्लांट्स डेड या डिके ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, इनकी लीव्स झड़ के मिट्टी में मिल जाएंगी, सॉइल में मिल जाएंगी, तो वो वापस से डेड ऑर्गेनिज्म या वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में कहाँ पे चली जाएगी, सॉइल में चली जाएगी। यहाँ से रूट्स जब रेस्पिरेट करेंगी तो वो वापस से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगी और वही कार्बन वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। सेकेंड थिंग हम देखेंगे, जो डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म है। अब यहाँ पे देखो ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स जो हैं वो भी क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं तो वो भी डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में चली जाती है, यानी एटमॉस्फेयर से ही मिली प्लांट्स को और ह्यूमन बीइंग्स ने वापस से रिलीज की एटमॉस्फेयर में। फिर जो डेड डिके ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो सॉइल में कार्बन जमा हो गया, वो कार्बन फॉसिल फ्यूल्स के फॉर्म में, जब जानवर मर जाते हैं, प्लांट्स डिके हो जाते हैं, ह्यूमन बॉडीज को हम सॉइल के अंदर चली जाती हैं, उसके बाद काफ़ी सालों में वो फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं। तो जो फॉसिल फ्यूल्स के फॉर्म में कार्बन होता है, उन फॉसिल फ्यूल्स को कौन यूज़ कर रहा है, इंडस्ट्रीज में यूज़ हो रहे हैं, वो एज अ पेट्रोल डीजल यूज़ हो रहे हैं। तो जब वापस से ह्यूमन बींग्स उन्हें यूज़ करेगा इंडस्ट्रीज में, कोयले के फॉर्म में, कार्बन के फॉर्म में या फ्यूल्स के फॉर्म में, तो वापस से उनमें से जो वेपर निकलेंगे, जो फ्यूम्स निकलेंगे, जो स्मोक में वो कन्वर्ट होगा, वापस एमिट हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। यानी एटमॉस्फेयर से ही कार्बन को लिया और इनऑर्गेनिक कार्बन वापस से सॉइल में मिला, फॉसिल फ्यूल्स के जरिए वापस से वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया। तो ये हमारी पूरी चलती है कार्बन साइकिल। फिर हमारा है नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन साइकिल कैसे होती है, देखो नाइट्रोजन जो है वो भी एक गैस है, तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होगी। अब जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है, या नाइट्रोजन ऑक्साइड के फॉर्म में है या नाइट्रोजन के फॉर्म में, वो एटमॉस्फेयर से यहाँ सॉइल में आएगी। अब सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्रोजन जब अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो लेग्यूम्स के द्वारा यूज किया जाएगा। ठीक है, कुछ प्रोकैरियोट्स ऐसे होते हैं जो नाइट्रीफाइंग होते हैं, जो अमोनिया यानी NH3 को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होता है वो यूज किया जाता है प्लांट्स के रूट्स के द्वारा। अब यहाँ पे प्लांट्स के रूट्स ने उन्हें यूज किया नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के फॉर्म में। फिर क्या होगा, उसी सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो डीनाइट्रीफाइंग प्रोकैरियोट्स होते हैं। अब ये जो डीनाइट्रीफाइंग प्रोकैरियोट्स है, ये वापस से यहाँ जो रूट्स में नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स है, वो उन्हें नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। वापस से जो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हुआ वो गैस रिलीज हो जाएगी एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। यानी एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन आई, सॉइल से वापस कन्वर्ट होके नाइट्रोजन के फॉर्म में रिलीज हो गई। तो ये हमारी हो जाती है नाइट्रोजन साइकिल। फिर हम यहाँ पे देखेंगे फॉस्फोरस साइकिल। अब ये जो फॉस्फोरस साइकिल है, ये सेडिमेंट्री साइकिल है, गैसियस साइकिल नहीं है। सेडिमेंट्री साइकिल क्यों है, क्योंकि फॉस्फोरस जो है वो एटमॉस्फेयर में बिल्कुल नहीं पाया जाता, इट्स 0% इन एटमॉस्फेयर। तो ये कहाँ से मिलेगा, फिर फॉस्फोरस हमें मिलता है रॉक से, मिनरल से, जो चट्टानें होती है, रॉक्स होते हैं, वहां से हमें फॉस्फोरस मिलता है। तो क्या होगा, यहाँ से जो फॉस्फोरस है वो वेदरिंग की प्रोसेस के थ्रू, जब वेदरिंग होती है, इनका इरोजन होता है, डेन्यूडेशन होता है, उस प्रोसेस के थ्रू फॉस्फोरस जो है
वो वापस से झड़ के कहाँ आ जाता है, अर्थ के क्रस्ट पे आता है और वाटर बॉडीज के थ्रू वाटर में भी आ जाता है। अब वो जो फॉस्फोरस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन बींग्स के लिए और एनिमल्स बॉडी के लिए। तो लीचिंग की प्रोसेस में, डिकम्पोजिशन में और एब्जॉर्प्शन होके वापस से प्लांट्स में, और प्लांट्स को जब फीड करते हैं एनिमल्स तो ये फॉस्फोरस कन्वर्ट हो जाता है, वापस एनिमल के पास पहुंच जाता है। तो इस तरह से किसी भी रॉक से या माउंटेन से आया वाटर बॉडी में, वाटर बॉडी से पहुंचा प्लांट्स में या ऑर्गेनिक जो प्रोड्यूसर्स हैं उनमें, प्लांट से पहुंचा एनिमल्स में, और एनिमल्स जब वेस्ट प्रोडक्ट जो एनिमल से निकलेगा उससे वापस से वो फॉस्फोरस मिट्टी में, सॉइल में मिल जाएगा, यानी सेडिमेंट्री में मिल जाएगा। तो इस तरह से फॉस्फोरस साइकिल हमारी पूरी चेन के फॉर्म में बन जाती है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे सल्फर साइकिल में हम बेसिकली देखेंगे कि यहाँ ओशियंस जो होते हैं उनमें डायमिथाइल सल्फाइड पाया जाता है। ये जो डायमिथाइल सल्फाइड है वो ओशियन से निकलेगा। ओशियन से जब यहाँ रिलीज होगा तो ये एटमॉस्फेयर में वॉल्केनिक इरप्शन से जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है या एटमॉस्फेयर में किसी भी सोर्सेज से जो सल्फर डाइऑक्साइड आता है उससे रिएक्ट करेगा। अब डायमिथाइल सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। जो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से रिएक्ट करने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो वापस से एसिड रेन के थ्रू अर्थ पे आएगा। दूसरी चीज, ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये अमोनियम से रिएक्ट करके अमोनियम सल्फेट में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये अमोनियम सल्फेट है, ये भी फॉग और प्रेसिपिटेशन के थ्रू वापस से अर्थ पे आएगा। जब ये वापस अर्थ पे आएगा तो अर्थ पे कौन है, प्लांट्स। तो जो रेनफॉल के थ्रू आ रहा है या फॉग के थ्रू आ रहा है ये प्लांट्स में आएगा। अब इन प्लांट्स को कौन कंज्यूम करेगा, एनिमल्स। एनिमल्स जब डिके होंगे, डेड डिकेइंग मैटर जो होगा, इनका जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो वापस से सॉइल में रिलीज हो जाएगा। अब सॉइल से ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो वापस से यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। अर्थ में जो सल्फेट सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें भी प्लांट्स डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं। ठीक है, सल्फेट सॉल्ट्स को प्लांट जब कंज्यूम करेंगे तो यहाँ वापस से प्लांट्स में सल्फेट पहुंचेगा और वापस वही प्रोसेस के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू वापस सॉइल में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी पूरी सल्फर साइकिल चलती है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई भी साइकिल में सोर्स क्या है। जैसे हमने फॉस्फेट साइकिल में या फॉस्फोरस साइकिल में पढ़ा था कि वो उसका जो सोर्स है वो है रॉक्स या मिनरल्स या माउंटेन्स। यहाँ पे सल्फर का सोर्स जो है वो है ओशियंस और अर्थ। ठीक है, तो ये दोनों ही सेडिमेंट्री साइकिल है। अब एग्जैक्टली सल्फर होता क्या, इट इज़ अ नॉन मेटेलिक केमिकल एलिमेंट और ये यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर, पेंट्स और मेडिसिन बनाने में। इट इज़ अ वाइटल न्यूट्रिएंट फॉर क्रॉप्स, एनिमल्स एंड पीपल। Naturally occurs in the environment and it is the 13th most abundant animal element present on the earth. फिर उसके बाद देखेंगे कि प्लांट्स को सल्फर क्यों चाहिए, क्यों ज़रूरी है। तो इट प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट न्यूट्रिटिव वैल्यू, न्यूट्रिशन के लिए चाहिए, और इम्प्रूव्स एफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। फिर है सल्फर साइकिल की स्टेप क्या है। तो ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि किस तरह से सल्फर कहाँ से मिला और कैसे वापस से पूरी साइकिल कंप्लीट हुई। फिर देखेंगे ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन सल्फर साइकिल। अब सल्फर साइकिल, कोई भी साइकिल जो नेचुरली हो रही है, अगर वो कहीं से भी एक भी कड़ी उसकी इम्पैक्ट उस पर पड़ता है या इफेक्ट होती है तो पूरी की पूरी साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। और जब भी नेचुरल साइकिल्स डिस्टर्ब होती है तो ह्यूमन पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है, और ये जो साइकिल डिस्टर्ब हो रही है वो भी ह्यूमन के इम्पैक्ट की वजह से होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स रिलीजेस SO2 इन द एटमॉस्फेयर। सल्फर डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर से जब फॉसिल फ्यूल्स का हम ओवर यूज़ करते हैं या ज़्यादा बर्निंग प्रोसेस होती है। उससे क्या होगा, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिलेगा और एसिड रेन होगी, और एसिड रेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है
ह्यूमन बीइंग्स या बायोटिक के लिए भी और एबायोटिक के लिए भी। जैसे आपने देखा कि ताजमहल जो है वो एसिड रेन की वजह से पेल होता जा रहा है, उसी तरह से एसिड रेन जो है वो हमारी स्किन पे भी इम्पैक्ट करती है, कई सारी डिसीज भी उससे हो सकती हैं। तो ये आज हमने पढ़ा, पहला बायो इंटरैक्शन और दूसरा था हमारी जो बायोलॉजिकल साइकिल्स हैं, बायोकेमिकल साइकिल्स हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।